नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है कुख्यात वीरप्पन की। वीरप्पन के अंत का समय करीब आ रहा है, लेकिन परेशानियां अभी बरकरार है जो लास्ट स्टेज में है। और एसटीएफ जो है, जो अब के विजय कुमार लीड कर रहे हैं, वह वीरप्पन के करीब पहुंचती जा रही है। तो देखिए, आज वीरप्पन श्रृंखला की स्टोरी नंबर 40 हम सुना रहे हैं आपको। तो आज इस तरीके से खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 344 और वीरप्पन की श्रृंखला शुरू हुई एपिसोड नंबर 305 से। तो देखिए, आज की कहानी में आप यह जान लीजिए, बस इतना फ्लैशबैक है कि ऑपरेशन ध्रुवतारा और ऑपरेशन बॉस्टन, जिसे पहले डिजाइन किया गया था मुथ्थू लक्ष्मी को झांसे में रखकर मुथ्थू लक्ष्मी का विश्वास जीतकर वीरप्पन को बाहर लाने का, वह डूब चुका है। और के विजय कुमार ने यह फैसला किया है कि अब हम एक नया ऑपरेशन चलाएंगे जिसमें जंगल के भीतर घुसकर वीरप्पन को मारेंगे। हालांकि एक ऐसा ऑपरेशन साल 2000 में फेल हो गया, जिसके कारण इसमें कमियां और इसकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह है। फिर भी के विजय कुमार का फैसला है और उनका कहना है कि यह ऑपरेशन जंगल स्टॉर्म की तरह नहीं होगा। उसमें जो भूल हुई थी, इस भूल को इस दफे हम सुधारेंगे। तो देखिए, के विजय कुमार ने जो मैपिंग की है जहां वीरप्पन हो सकता है, वह बस अब 100 किलोमीटर का इलाका है, 10 बाई 10। और इसी 100 किलोमीटर के इलाके में वीरप्पन के होने की पुख्ता जानकारी है। साथ में महज 4 से 6 लोग हैं। और ये जो इलाका है वो गोपीनाथम, जो वीरप्पन का गांव है, उसके इर्द गिर्द ही है, पहाड़ियों पर। तो अब के विजय कुमार जान रहे हैं कि वीरप्पन हमें कहां मिलने वाला है। इसलिए एक नए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, प्लान किया गया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन इनंडेशन। तो देखिए, अब जो ये नया ऑपरेशन चलने वाला है, इसमें जैसा कहा गया कि पहले जो गलतियां हुई वो गलतियां अब नहीं होंगी। तो इसलिए सबसे पहली जरूरत ये थी कि कर्नाटक स्टेट तमिलनाडु की एसटीएफ को उनके इलाके में घुसकर एक्शन लेने की इजाजत दे। तो कर्नाटक एसटीएफ ने यह इजाजत दे दी। के विजय कुमार कहते हैं कि मैं बहुत थैंकफुल था। यदि यह नहीं होता तो यह ऑपरेशन वीरप्पन के बिल्कुल करीब नहीं पहुंचता। तो अब कर्नाटक में घुसकर तमिलनाडु की एसटीएफ वार कर सकती थी, लेकिन जो भूल सुधार करने थे वह भूल सुधार और नई तैयारी। तो के विजय कुमार ने यह फैसला किया कि इस दफे हम अपने इस नए ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। और टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे तो क्या क्या होगा? तो सबसे पहले जो टुकड़ी हमारी जंगल के भीतर जाएगी वो जीपीएस से लैस रहेगी, जैसा कि आजकल कार में, मोबाइल में होता है। मतलब हमें पता होगा, एसटीएफ के कंट्रोल रूम को पता होगा कि हमारी कौन सी टुकड़ी जंगल के किस हिस्से में अभी मौजूद है। और सभी टुकड़ियों को हम नाइट विजन मशीन देंगे, क्योंकि रात में देखने की समस्या पैदा होती है। आपको पता है कि जब एसटीएफ की ट्रेनिंग होती है तो रात में बोलने की मनाही होती है, क्योंकि रात में जब आवाज निकालते हैं आप तो वह दूर तक जाती है। तो यह तय हो गया कि हम नाइट विजन मशीन देंगे और उसमें रिमोट में एक एलसीडी लाइट लगी होगी, जिसे आप नजरों से साफ नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब आप नाइट विजन से देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो यह मशीन जो होगी सिर्फ मेरे पास होगी और इस कारण हम अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सकेंगे। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। इस ऑपरेशन की शुरुआत होनी है। समस्या यह थी कि जीपीएस तो हम देने को तैयार हो गए, पर परेशानी यह है कि जो पहाड़ियां हैं, जो माउंटेन्स हैं, वे सिग्नल को रोक देती है। और जब सिग्नल्स ही रुक जाएंगे तो जीपीएस का फायदा क्या? इसका परिणाम यह होता है कि या तो हमें अपनी टुकड़ी का लोकेशन ही पता नहीं चलता है, या फिर वह स्टैटिक हो जाती है, मूवमेंट पता नहीं कर सकते हैं। वह चल भी रही होती है तो टुकड़ी जो है स्टैटिक दिखती है।
और फिर जो बातचीत है, जो कन्वर्सेशन है, वह बिल्कुल ही साफ नहीं सुनाई देती है। तो इसे दूर करना आवश्यक है। यदि हम दूर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जिस अच्छे नतीजे की हम कल्पना कर रहे हैं वह नतीजा अच्छा न हो और बुरा हो जाए। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध का भी एक उदाहरण लिया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो एक मैसेज आया रेडियो पर, वायरलेस पर, जो वहां सेना लड़ रही थी, जिसमें कहा यह गया कि कैमल कैप्चर्ड। लेकिन चूंकि सिग्नल साफ नहीं थे, आवाज साफ नहीं थी, लोगों ने समझ लिया, जो जहां हेडक्वार्टर था, रोमेल कैप्चर्ड। तो जो रोमेल थे वे जर्मनी के जनरल थे और बहुत ही खूंखार जनरल थे, और उन्होंने इजिप्ट में अंग्रेजों की बहुत ही जबरदस्त धुनाई की थी। तो रोमेल तो कैप्चर्ड हुए नहीं थे, लेकिन समझ ये लिया गया, और ये जो रोमेल थे उन्होंने काहिरा तक पहुंचकर जो अंग्रेज थे उन्हें परेशान कर रखा था। तो इस ऑपरेशन इनंडेशन को स्टार्ट करने के पहले ये जो वायरलेस की समस्या है, जो नेटवर्किंग की समस्या है, इसे दूर करना आवश्यक समझा गया। तो हुआ कि अब इसे दूर कैसे करें, और यदि हम इसे दूर नहीं कर पाते हैं तो हमारी जो छोटी छोटी टुकड़ी जंगल के भीतर होगी वह कहीं आपस में ही लड़ न ले, दुश्मन और दोस्त की पहचान ही न हो। और यदि रेडियो वायरलेस काम नहीं करेगा तो यह काम और भी आसान, कि दोस्त दोस्त को ही मार देगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, बीरप्पन तो खुशियां मनाएगा। तो अब इसका रास्ता निकालने के लिए R&D चल रहा था, आइडियाज पर काम हो रहे थे। तभी वायरलेस वाले एक बाबू ने एक सलाह दी और कहा कि देखिए के विजय कुमार को कि इस समस्या का समाधान संभव है, लेकिन कैसे। तो वायरलेस बाबू ने कहा कि ऐसा है कि जो हमारा अभी जो सेटअप है उसमें हम एक बूस्टर लगा देते हैं, और जैसे ही बूस्टर लगाएंगे हमारे सिग्नल्स का स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत हो जाएगा। और ये बूस्टर हम कहां लगाएं, या फिर हम और किसी विकल्प पर जाएं। तो ये मालूम किया गया, ये बताया गया कि जो MM हिल्स है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है पहाड़ी की, वहां हम एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा देते हैं। और जब ऑटोमेटिक सिस्टम लगा देंगे तो वायरलेस की जो समस्या है, सिग्नल की जो समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। तो एक व्यक्ति ने, जो कन्वर्सेशन चल रहा है, कई लोग मौजूद हैं, R&D चल रहा है, तो एक व्यक्ति ने कहा STF के, तो उसने कहा कि हम लगा तो देंगे लेकिन बीरप्पन के लोग उसे उखाड़ कर ले जा सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। तो इसका जवाब जो आया वह रास्ता को और प्रशस्त कर गया। जवाब दिया था इंस्पेक्टर अल्ट्रा ने, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के मास्टर थे। उन्होंने कहा कि देखिए, यदि हमने बूस्टर या ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया MM हिल्स की सबसे ऊंची चोटी पर और उसे उखाड़ कर कोई ले गया, तो इसका मतलब साफ होगा कि बीरप्पन वहीं के इर्द गिर्द है। मतलब जिस 100 किलोमीटर के इलाके में हम बीरप्पन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं वह इलाका और छोटा हो जाएगा, हमारी कामयाबी और जल्दी मिलेगी। तो यह सुपर आइडिया। तो अब तय हुआ कि वह कौन सी ऊंची चोटी है जहां हम अपने सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करें। तो पता यह किया गया कि 100 किलोमीटर की दूरी पर चेन्नई मलई के पास MM हिल्स की जो चोटी है उससे भी ऊंची एक चोटी है, और वहीं पर एक मंदिर है जहां से जो अभी वायरलेस सिस्टम है, वायरलेस स्टेशन मौजूद है, जो पूरे पुलिस नेटवर्क को कवर करता है। तो अब के विजय कुमार और SP कानन ने जो प्लान किया उसके मुताबिक वहीं बूस्टर लगा दिया गया। और ये जो बूस्टर था वो मोटोरोला कंपनी का पोर्टेबल रिपीटर था। जब यह पोर्टेबल रिपीटर लग गया तो फिर सिग्नल्स बिल्कुल साफ हो गए। आप बहुत दूर वाली टुकड़ी की बातचीत को भी ऐसे सुन सकते थे जैसे कावेरी नदी के किनारे पर बैठकर कोई आपको संदेशा भेज रहा है। तो इस समस्या का समाधान तो के विजय कुमार ने निकाल लिया, लेकिन अब एक नई समस्या आ गई, और ये जो नई समस्या थी वो STF की इंटेलिजेंस विंग का एक इनपुट था। अब ये समस्या इतनी बड़ी थी कि पूछिए मत। समस्या ये थी कि खबर दी गई
कि वीरप्पन के पास अब भी एक वायरलेस सेट मौजूद है। यह वीरप्पन गिरोह के किसी आत्मसमर्पण करने वाले सदस्य ने एसटीएफ वालों को बताया था। देखिए, यदि खबरों के पीछे में आप वीरप्पन की श्रृंखला को पहले से सुन रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि वीरप्पन के एक और ठिकाने पर वायरलेस सेट मिला था जिससे एसटीएफ की बातचीत सुनी जाती थी। तो अब के विजय कुमार को लगा कि हम सब कुछ कर लेंगे, फिर भी इसके पास मोटोरोला का वायरलेस सेट है तो फायदा क्या होगा। मालूम यह हुआ जो इनपुट है कि ये जो वायरलेस सेट है जिससे वीरप्पन एसटीएफ के मूवमेंट को जानता है उसे लिट्टे उग्रवादियों ने दिया था। तो अब इसका रास्ता भी निकालना है। खैर, आरएनडी चल ही रहा था, इसका रास्ता भी निकाला गया। इसका रास्ता यह निकाला गया, और देखिए इसी बीच यह भी आपको बता दें कि जो इंटेलिजेंस का इनपुट था उसने यह भी बताया था कि जो यह वायरलेस सेट वीरप्पन ने रखा है उस पर जब वह करुप्पु स्वामी एसटीएफ के वैसे पदाधिकारी जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वीरप्पन माने जाते हैं, वे बहुत ही कठिन तमिल बोलते थे। तो जब उनका कन्वर्सेशन होता था तो उसे वीरप्पन बहुत ही प्यार से सुनता था। तो तमिल भाषा और एसटीएफ की पूरी जानकारी। तो जब आरएनडी हुआ तो इसका रिसर्च किया गया और इसकी डायग्नोसिस की गई। तो रास्ता यह निकला कि अब हम कूट भाषा में बात करेंगे अपनी टुकड़ी के साथ, और सब कुछ कोड कर दिया गया। तो कोड हो गया तो वीरप्पन के लिए अब यह समझना मुश्किल हो गया था कि बोला क्या जा रहा है, इसका मतलब क्या है। वह अंक सुन रहा था 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो वीरप्पन को यह बात समझ में नहीं आती जहां भी वह छुपा था। और इसके साथ ही एसटीएफ वाले क्या करते कि बीच बीच में उलूल जुलूल इंफॉर्मेशन या उलूल जुलूल मूवमेंट जिसका कोई माने मतलब नहीं था उसे भी वायरलेस पर कहना शुरू कर देते, और वह तमिल भाषा में कहते ताकि वीरप्पन कंफ्यूज रहे। और उधर टुकड़ी को यह बता दिया गया था कि जब हम ऐसी बातें करेंगे तो समझ लेना यह फालतू की बातें हैं। तो जब यह तैयारी पूरी हो गई और इलाका 100 किलोमीटर का हो गया तो के विजय कुमार साहब ने 35 टुकड़ियां तैयार की जो बिल्कुल फिट थे, 6-6 लोगों की टुकड़ी। और यह भी व्यवस्था की गई जो पहला ऑपरेशन हुआ था जिसमें 1000 जवान भेजे गए थे और उनके लिए रोज खाना जाता था बाहर से भीतर। तो यह व्यवस्था की गई कि हर 6 टुकड़ी पर एक टेम्पोररी किचन होगा। तो जब 35 टुकड़ियां 6-6 लोगों की 100 किलोमीटर का दायरा, तो निर्देशित यह किया गया कि हर टुकड़ी सिर्फ 2 किलोमीटर की निगहबानी करेगी, 2 किलोमीटर को सर्च करेगी और उसी 2 किलोमीटर के रेडियस में डेरा डंडा डाले रहेगी। तो देखिए, अब पहले वाले ऑपरेशन जिसे ऑपरेशन जंगल स्टॉर्म कहा गया था जो 2000 में फेल हो गया था, उसमें और इसमें ऑपरेशन इनंडेशन जो अब चल रहा है के विजय कुमार का, दोनों में फर्क क्या आया। तो ऑपरेशन जंगल स्टॉर्म एक तरीके से झाड़ू ऑपरेशन था, और ये जो नया ऑपरेशन के विजय कुमार डिजाइन कर लाए ऑपरेशन इनंडेशन, यह दांतों की सफाई करने वाला था। मतलब बिल्कुल दांत को पहले कुरेदता, मतलब उस इलाके को झांकता जहां जहां छुपे होने की संभावना, और फिर साफ करता। हर टुकड़ी के जिम्मे महज 2 किलोमीटर उधर ही रहना है। और जीपीएस सिस्टम इतना मजबूत कि जब बातें होती तो कोई कहता 11/4, कोई कहता 15/2। इसका मतलब ये कि कौन सी टुकड़ी कहां है और क्या कर रही है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं है। वीरप्पन यदि वायरलेस पर सुन भी रहा होता था तो उसे कोई बात समझ में नहीं आती। यह ट्रेनिंग जंगल में भेजे जाने के पहले दे दी गई कि यदि इस 100 किलोमीटर की परिधि में कहीं भी वीरप्पन अटैक करता है तो हमारी टुकड़ी आपस में एक दूसरे से इतने करीब होगी कि बाकी सभी टुकड़ी मिलकर हमला बोल देगी। तो यह सारी तैयारी हो गई और अब एसटीएफ जंगल के भीतर इस तरीके से तहलका मचाए हुए थी, कोहराम मचाए हुए थी कि वीरप्पन भी परेशान हो गया। वीरप्पन को लगा कि यह क्या हो रहा है। वीरप्पन के जासूस तो थे ही,
तो वीरप्पन को पहले यह लगा कि कोई एक्सरसाइज है, स्पेशल एक्सरसाइज है, यह एक्सरसाइज लंबे दिनों तक नहीं चल सकता है। उसके जासूस उसे खबर भेज रहे थे, लेकिन चूंकि 2-2 किलोमीटर पर इस तरीके का अभियान एक एक टुकड़ी के हवाले, तो वीरप्पन को अब भागने की जगह, छुपने की जगह और कम करनी पड़ी। अब वह मूवमेंट नहीं कर सकता था, अब वह ज्यादा चल नहीं सकता था। लेकिन समस्या यह भी है कि जब इतनी बड़ी टुकड़ी मौजूद है और 100 किलोमीटर के रेडियस में ही वीरप्पन है, तो वीरप्पन है कहां? रोज खंगाला जा रहा है इलाके को, क्यों नहीं मिल रहा है? तो वीरप्पन को खंगाले जाने के लिए, वीरप्पन को खोजने के लिए सिर्फ टुकड़ी ही नहीं और भी मदद ली गई। एक दिन करुप्पु स्वामी आए के विजय कुमार के पास और उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो वीरप्पन के सताए हुए हैं, वे लोग हमारी मदद करना चाहते हैं। तो के विजय कुमार ने पूछा कैसे और बदले में उन्हें क्या चाहिए? तो करुप्पु स्वामी ने कहा कि बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस मजल लोडर गन चाहिए। तो के विजय कुमार ने उन लोगों की जानकारी प्राप्त की जो मदद करने को तैयार थे, क्योंकि एक शंका यह भी थी कि कहीं ये वीरप्पन की जासूसी तो नहीं है। तो जानकारी में यह बात स्पष्ट हो गई, जिनके बारे में जानकारी ली गई, कि ये सचमुच वीरप्पन से खार खाए बैठे हैं। तो उन्हें शामिल कर लिया गया और ये जो स्थानीय लोग शामिल हुए, जो जंगल को जानते थे, अब छोटी छोटी टुकड़ियों के अग्रिम खोजी दल में वे गाइड बने हुए थे। और सिर्फ इन्हीं लोगों को नहीं शामिल किया गया, इन लोगों के पास जंगली कुत्ते भी थे। तो जो जंगली कुत्ते होते हैं वो जंगल के रास्तों को भी जानते हैं और अपने मालिक को भी जानते हैं। तो इनके कुत्तों को भी एसटीएफ ने शामिल कर लिया। तो एसटीएफ को बाद में इस बात का एहसास हुआ कि ये जंगली कुत्ते जब एसटीएफ में आए तो खा खाकर पड़े रहने की आदत पाल लिए, ये किसी काम के नहीं रह गए। तो फिर उन्हें वापस उनके मालिकों के पास, उनके घरों पर भेज दिया गया। और जंगली कुत्तों को शामिल करने के अलावा जानते हैं आप और क्या किया गया? जो जंगल के भीतर शहद निकालते हैं, उन्हें भी एसटीएफ ने अपने साथ लिया, ताकि उनसे यह जानकारी मिल सके जब वह लौटे कि कहीं वीरप्पन देखा गया। और तो और नाविकों को भरोसा में लिया गया। जिधर से कावेरी पार कर सकते थे, कर्नाटक से तमिलनाडु वीरप्पन जा सकता था, उधर एम्बुश लगाया गया। एसटीएफ ने एम्बुश लगाया इस बार, क्योंकि बड़े हिस्से पर एसटीएफ का नियंत्रण हो चुका था कि यदि वीरप्पन नदी पार करने की कोशिश करता है तो जैसे ही वह नाव से बाहर आए, एम्बुश मतलब बारूदी सुरंग का विस्फोट होगा और वीरप्पन पूरे गिरोह के साथ मारा जाएगा। वहां जवान भी लगाए गए, तैनात किए गए। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि एक जवान को, जिसके पास बड़ी जवाबदेही थी दुश्मन को ताके रहने की, उसे रात में सांप ने काट लिया। और सांप ने जैसे ही काटा, वह चिल्लाना शुरू कर दिया। तो चिल्लाना शुरू कर दिया, जान तो उसकी बच गई, लेकिन एम्बुश बेकार चला गया। इसी बीच एक और डेवलपमेंट हुआ कि के विजय कुमार को दिल्ली कॉल किया गया कि आप बताइए, वीरप्पन के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें सफलता कितनी मिली है। तो के विजय कुमार ने वहां पूरा ब्यौरा दिया और कहा कि एक हेलीकॉप्टर की जरूरत अब है। पहले जो हेलीकॉप्टर मिला था उससे सफलता तो हम नहीं प्राप्त कर पाए थे, लेकिन अब इसी 100 किलोमीटर के भीतर में वीरप्पन है, हम उसे खोज लेंगे। तो हेलीकॉप्टर नहीं मिला, ऑपरेशन के अंत तक नहीं मिला। तो के विजय कुमार कहते हैं कि देखिए, अब ऑपरेशन के कई दिन हो गए, लेकिन कोई सफलता नहीं, कोई सुराग नहीं, वीरप्पन के किसी कैंप का पता ही नहीं चला। तो मैं जब दिल्ली से लौटा तो कर्नाटका के जो एसटीएफ के चीफ थे मिस्टर मिर्जी, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि देखिए मिस्टर के विजय कुमार साहब, हमारे जवानों ने उस स्थान का पता कर लिया है जहां वीरप्पन छुपा हुआ था। वह निकल गया है और नदी भी पार कर गया है। आप उसके बिल्कुल करीब थे, ऑपरेशन की शुरुआत के वक्त थी।
और जहां से ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी वह भी उसके बिल्कुल ही पास था। तो कर्नाटक के एसटीएफ के चीफ ने के विजय कुमार से कहा कि क्या आप उस स्थान को देखना पसंद करेंगे? तो के विजय कुमार ने कहा, हां बिल्कुल देखना पसंद करूंगा। तो अब तैयारी हुई उस स्थान को देखने की जहां वीरप्पन इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद भी छुपा रहा। देखिए, जब हमने कल कहानी सुनाई थी एपिसोड नंबर 343 में, तब भी हमने कहा था कि आपको वैष्णो देवी में अर्धकुमारी का गुफा दिखाई पड़ेगा आज की कहानी में, और वैष्णो देवी के मुख्य मंदिर का प्राचीन गुफा भी दिखाई पड़ेगा। तो वीरप्पन जहां छुपा हुआ था, जिसके बारे में कर्नाटक के एसटीएफ के चीफ ने बताया, उस स्थान पर जाने की तैयारी की गई। और यह जो स्थान था वह मैलामलई के पास था, और इस स्थान तक पहुंचने के लिए आपको पहले पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता था। आप पहाड़ के ऊपर चढ़े। पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए आप पैर से ही चढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से रास्ता वहां, मतलब हाथ का आपको बहुत सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप ऊपर चढ़ गए तो अब आपको नीचे आने का जो रास्ता था कोई 50 से 60 फीट नीचे, वह रास्ता सिर्फ पैर से आप नहीं माप सकते थे। यह एक सुरंग था, यह एक गुफा थी, और इसमें प्रवेश करने को, वहां तक पहुंचने को जो वीरप्पन का ठिकाना था, आपको चारों हाथ पैर लगाने होते थे। तो बहुत ही कठिन, बहुत ही दुर्गम। तो हाथ पैर दोनों के सहारे, मतलब चारों के सहारे, के विजय कुमार और एसटीएफ के दूसरे पदाधिकारी उस गुफा को देखने पहुंचे जहां वीरप्पन इतने दिनों तक छुपा था। वीरप्पन ने भी समझ लिया था कि बाहर रिस्क बहुत ज्यादा है, खतरे इतने अधिक हैं कि अब हम खुले में नहीं रह सकते हैं। तो जब वहां पहुंचे उस गुफा में हाथ पैर के सहारे के विजय कुमार, तो उन्होंने देखा कि यदि रास्ते में तनिक सी भी भूल हुई तो जो जा रहा व्यक्ति होता उस गुफा के भीतर, वह सीधे 2000 फीट नीचे गिरता। समझ लीजिए वीरप्पन कहां था। और वीरप्पन ने इस गुफा की तलाश इसलिए की थी क्योंकि वह ऊपर से नीचे आते व्यक्ति को देख सकता था। मतलब वह नीचे रहकर ऊपर से कठिनाई के साथ नीचे आ रहे व्यक्ति को अपने करीब पहुंचने के पहले ही उड़ा दे सकता था। तो उस गुफा में पहुंच गए के विजय कुमार। अब उस गुफा में पहुंचने के बाद के विजय कुमार के सामने यह सवाल आया कि इतने कठिन स्थान पर वीरप्पन इतने दिनों तक रहा कैसे। तो मालूम यह हुआ कि उस गुफा के भीतर एक मीठे पानी का तालाब भी है। तो पानी की समस्या तो खत्म। अब यह भी देखा गया कि राशन पानी की क्या व्यवस्था थी। तो यह बात समझ में आई कि यदि आप राशन पानी के साथ पहुंचे हैं तो इस सुरक्षित गुफा में आप कई हफ्ते तक गुजार सकते हैं। लेकिन वहां कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह बात प्रमाणित होती हो कि वीरप्पन ने जाने के पहले यहां कभी भोजन पकाया भी होगा। तो भोजन पकाया नहीं तो खाते क्या थे? तो वहां अंडा के छिलके मिले, बहुत सारे अंडा के छिलके, लेकिन अंडा को पकाने का कोई सबूत नहीं मिला। तो इसका मतलब यह निकला कि वीरप्पन ने इस गुफा के भीतर अंडा, कच्चे अंडे के सहारे कई हफ्तों तक अपने को बचाए रखा। अंडे में कितना प्रोटीन होता है आपको पता है। और जब अब वीरप्पन यहां से निकल चुका था तो मालूम हुआ बाद में कि वह नदी पार कर गया है नाव के सहारे। नदी पार कर गया तो यह ऑपरेशन भी एक तरीके से, लेकिन एक बड़ा सवाल फिर से छूटता है कि जब इतने सुरक्षित गुफा में वह था तो यहां से निकला क्यों? और जब इतना परेशान है तो वह आगे क्या करने वाला है? क्या वह आगे फिर से कोई बड़ा अपहरण करेगा जिसके कारण सरकारें झुक जाएंगी, एसटीएफ का ऑपरेशन बंद हो जाएगा? तो इस सवाल ने कर्नाटक की एसटीएफ को और तमिलनाडु की एसटीएफ को दोनों को झकझोर कर रख दिया। तो वीरप्पन के खिलाफ ऑपरेशन साथ साथ अपहरण की संभावना के कारण अब वैसे लोगों को और वैसे स्थानों को चिन्हित किया जाने लगा
जहां वीरप्पन अटैक कर सकता था। ऐसे कई स्थान निकले जहां लोग पिकनिक मनाने को आते थे, जहां विदेशी सैलानी आते थे और कुछ आश्रम भी थे। पर संकट यह था कि यदि हम ऐसी कोई बात कर देंगे या प्रसारित कर देंगे तो परिणाम यह होगा कि एक कोहराम मच जाएगा और फिर मीडिया जो है अपने मुताबिक खबरों को प्रसारित करेगा और पूरे प्रदेश में भय का माहौल बन जाएगा। तो यह तय किया गया कि इस सूचना को, इस संभावना को हम प्रसारित नहीं करते हैं। जहां जहां से अपहरण की संभावनाएं हैं वहां सादे लिबास में अपने जवानों को तैनात करते हैं। यदि वीरप्पन आए, संख्या में 4-6 ही है, तो हम उससे निपट सकें। तो इस तरीके से वीरप्पन फिर से निकल चुका था। उसे एक और जिंदगी मिली थी। ऑपरेशन इनंडेशन का अंजाम क्या हुआ यह भी आप जान गए। लेकिन वीरप्पन को आगे फंसना है और के विजय कुमार अकेले ऑपरेशन इनंडेशन ही नहीं चला रहे थे। इसके साथ पैरेलल एक और ऑपरेशन चल रहा था जिसकी जाल में वीरप्पन के आने की संभावना अधिक हो गई है। के विजय कुमार निराश नहीं हुए हैं। वे इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ ही आए हैं कि वीरप्पन को खत्म ही करेंगे। तो आगे क्या हुआ, वह पैरेलल प्लान क्या चल रहा था जिसमें वीरप्पन और फंसा, तो यह कहानी भी आपको हम विस्तार से बताएंगे खबरों के पीछे के अगले एपिसोड में। तो चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का पता हमें जरूर बताइए। अपनी डायरी के पन्नों में तलाशेंगे, जरूरत होने पर रिसर्च टीम को भी कहेंगे। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, हम आपसे बातचीत करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात 9 बजे वीरप्पन की अगली कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।